नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय और प्रश्नकाल में आज हमारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए हाजिर है एक ऐसी खास शख्सियत जिनको दलित यूथ आइकन कहा जाता है, लेकिन वो इससे आगे बढ़कर खुद को गरीबों का यूथ आइकन कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े दलित नेता के तौर पे उनको देखा जाता है और कहते भी हैं कि दूसरे नंबर पर उन्होंने अपनी जगह कायम कर ली है। बेहद खास अंदाज है। पिछले कई सालों में हमने देखा कि कई चेहरे ऐसे सामने आए जिन्होंने दलितों का नेतृत्व करने की बात कही, लेकिन जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है उनकी हर अदा सबसे जुदा है। मेरे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। चंद्रशेखर जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। चंद्रशेखर जी, शुरुआत आपके नाम से करें तो चंद्रशेखर आजाद रावण, ये मन में कहां से आया, ये आइडिया कैसा था? और मुझे लगता है कि एक और चंद्रशेखर आजाद है जिनका नाम आपने सुना हो। कल मैं उनकी धरती पे भी गया था जहां पैदा हुआ, मध्य प्रदेश, और जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो ये नाम मेरे पिताजी ने मेरा रखा था, चंद्रशेखर आजाद, जब मैं छोटा था। और मेरे बड़े वाले भाई का नाम है भगत सिंह। तो ये नाम मेरे पिताजी ने कुछ सोच के ही रखा होगा। तो उस समय मेरे हिसाब से लगता कि कोई राजनीतिक व्यक्ति से ज्यादा देश की आज़ादी की लड़ाई में, यानी कि देश की गुलामी से मुक्ति के लिए जिन लोगों ने प्रयास किया, वो क्रांतिकारी महान शहीद, उनको ही मुझे लगता है मेरे पिताजी ने प्रेफर दिया होगा उनको। तो यहां तक की बात तो समझ में आती है, लेकिन रावण, ये नाम कैसे जुड़ गया? रावण के फैन है क्या, पसंद करते? ये आप लोगों का दिया हुआ, मीडिया के लोगों का। तो ये हमने आपके नाम के साथ जब ये जुड़ा तब आप ज्यादा हिट हो गए। बड़ा स्ट्राइकिंग लगता है ना। पता नहीं इसके पीछे आपकी कोई रणनीति होगी, मेरी तो नहीं। मेरा तो डॉक्यूमेंट में नाम चंद्रशेखर है और बचपन से यही मैं जानता आया हूँ। चुनाव की बात करें तो चुनाव में आपकी पार्टी का क्या रोल रहने वाला है? क्या किसी के साथ अलायंस होगा, अकेले आप मैदान में उतरने वाले हैं? वो कौन सा तरकश का तीर है जो आप निकालने जा रहे हैं यूपी चुनाव में, चंद्रशेखर जी? देखिए, तरकश के तीर तो मैं चुनाव से पहले हमेशा देखता है, क्योंकि अभी तो हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए। इससे पहले तमाम दल हमने देखे, सियासी पार्टियां हमने देखी, उनके मैनिफेस्टो हमने देखे, उनके मुद्दे हमने देखे। और गजब की बात है कि वो चुनाव तक ही रहते हैं। इलेक्शन खत्म, मुद्दे गायब। वो जो लोग 5 महीने से आपके पैरों में पड़े हुए थे वो भी गायब हो जाते हैं। तो चुनाव उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की सत्ता का रास्ता पे निकलता है। हमारा ये प्रयास है कि जो पिछले 7 साल में या 7.5 साल में देश ने जो सहा, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और तमाम तरह से जो अस्पताल, जो बुनियादी काम है वो बिल्कुल बंद हो गए हैं। और सिर्फ जो है जमुलों की राजनीति, उसके खिलाफ ही हमारा आंदोलन है, हिस्सेदारी का आंदोलन। तो किससे होगा गठबंधन, ये भी आपको बताया जाएगा। कब होगा ये भी बताया जाएगा। अकेले लड़ेंगे तो भी बताएंगे। और सबसे जरूरी बात कि बदलेंगे, परिवर्तन की राजनीति करेंगे। आज के समय में राजनीति क्या है कि आप आम जनता कोई बात कहेगी, उस पर सवाल पूछा जाएगा। लेकिन नेता जो वादा करते हैं, क्या चुनाव के बाद कभी किसी नेता को पूछा जाता कि आपने वादा किए थे क्यों नहीं पूरा हुए? सरकार जो मैनिफेस्टो लाती है, क्या कोई मीडिया या कोर्ट या कोई जवाबदेही उनकी है कि चुनाव के बाद उनसे पूछा जाए कि भाई आपने तो कहा था इतने रोजगार देंगे, दिए तो नहीं है? तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सही समय आ गया, जिस परिवर्तन की राजनीति की बात मैं करता हूं, जो भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति हो, और वो उन सबका उद्देश्य हो कि एक अच्छे काम को करने के लिए राजनीति। समझिए, मेरे हिसाब से तो आप समझिए कि राजनीति ड्यूटी होनी चाहिए, कोई व्यवसाय नहीं होना चाहिए। 24 घंटे आदमी राजनीति करेगा, व्यवसाय करेगा तो फिर वो इससे आमदनी के जरिए ढूंढेगा आमदनी। तो आप अकेले इतने सक्षम खुद को समझ पा रहे हैं कि अकेले इस चुनाव में उतरेंगे भी, बदलेंगे भी, वादे भी पूरे करेंगे, हिसाब भी ले लेंगे, रिकॉर्ड भी देखेंगे? ये अकेले हो पाएगा या किसी के साथ जाने की तैयारी है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अकेला कोई कहाँ होता है। तो किसके साथ है? ये उत्तर प्रदेश की जनता के साथ है। उस जनता को तैयार करना, वही तो वोट देगी भाई। आप पुरानी सरकारें देख लीजिए, जो सरकारें बदली, क्यों बदली? क्योंकि जनता को उनका काम नहीं पसंद आया भाई। इन्हीं जनता ने तो वोट दिया है। नहीं, आप खुद को दलित चेहरे के तौर पे पोर्ट्रे करते हैं और दलित चेहरा भी हैं, आप यूथ हैं, जुड़ा हुआ चेहरा जिससे लोग जुड़ते भी दिखाई देते हैं। लेकिन मुझे ये समझाइए ना, बीएसपी पहले से मैदान में है, बीएसपी के रहते हुए आपकी वक्त उतने लेवल पे क्यों आकी जाएगी, उसका अंदाजा क्यों लगाया जाएगा? आपको नहीं लगता ऐसे जो दलित वोट है वो बिखर जाएंगे, वो बट भी जाएंगे? अच्छा, मैं कहां से मेरे चेहरे पे लिखा है कि मैं दलित यूथ? आपके चेहरे पे कहां लिखा है कि आप उपाध्याय हैं? आप स्टैब्लिश हैं, आप पूरे यूपी में और पूरे। तो मैं क्या दलितों की लड़ाई लड़ता हूं?
नहीं, पर जाना जाता है आपको इसके लिए, इससे आप इनकार नहीं किया जा सकते। ये आप लोग जनवाते हैं, मैं कहाँ दलित यूथ हूँ, मैं तो एक यूथ हूँ जो परिवर्तन चाहता है। और जब मैंने परिवर्तन की बात की तो आपको पसंद नहीं है, आपको लगा कि स्थापित दल ही कर सकते हैं। अगर ये सोच के हम लोग काम नहीं, सुनिए ना, सुनिए, अगर ये सोच के हम लोग काम नहीं करेंगे कि भाई ये तो वो स्थापित दल ही कर सकते हैं, तो फिर परिवर्तन करेगा कौन? परिवर्तन तो एक सोच है ना, जिसको समझ आ जाएगी वो करेगा। अब रही बात, मैं आपको एक और बहुत जिम्मेदारी की बात बता दूं, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ अंतिम व्यक्ति की वोट की वैल्यू होती है। जो एक वोट से हारता है ना, वो भी सदन में नहीं घुस सकता है। तो मैं समझता हूँ अंतिम व्यक्ति की वोट की वैल्यू, आप मुझसे कह रहे हैं कि आप, अच्छा चंद्रशेखर जी, आपको नहीं लगता जी, चंद्रशेखर जी आपको नहीं लगता ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं कहने के लिए, हम ऐसे राइटिंग कंपटीशन में होते तो ये बातें लिख के हम जीत भी सकते थे, लेकिन जब यूपी की चुनाव में आप जाते हैं, यूपी की राजनीति को समझते हैं, तो फिर आपको नहीं लगता कि बिना गठजोड़ के, बिना राजनीतिक समीकरण के, बिना जातियों को सेट किए, यहां से वहां किए काम बनता है क्या? ईमानदारी से बताइएगा, आप तो सीधी बात करते हैं ना, ईमानदारी से बताइएगा, काम चल जाएगा। वही तो पूछ रहा हूं आपसे, मुझे आप कौन सी राजनीति सिखाना चाहते हैं कि भाई मैं जो लाशों पे, दंगों पे राजनीति वो सीख जाऊं, चोरी, भ्रष्टाचारी, और जिस सरकार पे आप आरोप लगा रहे हैं, सरकार में आने के बाद उनका ही बचाव करने लग जाए, ये राजनीति में सीख जाऊं? आप मुझसे अभी कह रहे थे कि दलित युद्ध बटेगा, आप मुझे वो विपक्ष पार्टी बताइए जो बहुत मजबूत हो, आप उसका नाम बताइए, जो विपक्षी पार्टी बहुत मजबूत हो, जो सरकार बनाने के करीब हो, आप बताइए मुझे नाम। तो आप किसी के साथ नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप किसी के साथ नहीं, मैंने आपसे पूछा, आप भाग क्यों रहे हैं सवाल से? मीडिया का काम भागना थोड़ा ही होता है। आप अगर अखिलेश जी की बात कर रहे हैं तो दलितों का तो वोट तो 20-22% है, उनका तो वोट ही 8% है, और शिवपाल जी भी है। कभी आपने अखिलेश जी से पूछा कि उनका वोट बढ़ जाएगा, चाचा और भतीजे एकजुट नहीं हो रहे? तो वो फिर उनको आप विकल्प मानते हैं? आप उनको विकल्प मानते हैं? नहीं, आप बताइए। मैं 22% वाले से आप कह रहे हैं कि बढ़ जाएंगे दलित समाज के वोट, 8% वाले से आप क्यों नहीं पूछ रहे कि कैसे बन जाएगी सरकार उनकी? एक ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाता है, एक बैक चीजें भी देखी जाती हैं, और प्रोफाइल भी पीछे का काउंट होता है। चंद्रशेखर जी आप जानते हैं उसको, तो आपने जिस रफ्तार से खुद को एस्टेब्लिश किया वो काबिले तारीफ है, लेकिन आगे की राह इतनी आसान तो नहीं कही जा सकती ना किसी के लिए भी, आपके लिए भी नहीं। तो मैं मेहनत तो आज भी कर रहा हूँ, क्या मैंने मेहनत करना छोड़ दिया? मेहनत, आपकी मेहनत और आपकी लगन की वजह से ही है ना कि हम यहाँ पहुंचे हैं और आपसे बात भी कर रहे हैं। एक चीज जानता हूँ, कुदरत के फैसले नीयत पे होते हैं। मेरी नीयत अच्छी है और मेरी नीति भी अच्छी है, और मैं काम करना चाहता हूँ, और मेरी लड़ाई किससे नहीं है, ना किसी पार्टी से, ना कि दल विचार की लड़ाई। मैं ऐसा भी नहीं करूंगा कि मैंने तो अभी, आप ऐसे ही कुछ लोगों ने नकारा था दिल्ली में एक व्यक्ति को, आज वो दिल्ली के 3-3 बार चीफ मिनिस्टर हैं। कब तक नकारेंगे? और नौजवानों कब तक नकार के आप बैठे रहेंगे? जिसको मौका मिले करके दिखा, मुझे मौका मिलेगा तो मैं करके दिखाऊंगा। मैं तो उसको भी जानता हूं, अगर आप ना जानते हो, अब तो बड़े पत्रकार हैं, एक सिंगल सीट वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। ये भारत का लोकतंत्र है, क्या आपको नहीं पता है? तो आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि एक सिंगल सीट वाला जब मुख्यमंत्री बन रखता है तो मैं तो बल रखता हूं। नहीं, तो आप दूसरी तरफ ये भी समझाते हैं ना मुझे कि हमारा किसी से अलायंस होगा तो आपको बताया जाएगा, तो यानी मन में किसी कोने में वो धड़कन तो है जो जुड़ना चाहती है किसी के साथ। ओवैसी साहब आपसे मिलना चाहते हैं, कांग्रेस आपसे मिल चुकी, अखिलेश जी से भी लगातार बातचीत होती रहती है, कहीं तो कोई डोर फंसेगी ना। नहीं, तो वो तो पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं ना, कोई अपराधी तो नहीं है। तो मैं यही तो मैं आपसे समझना चाहता हूं, और मैं आपको यही बता रहा हूँ, किसी के साथ ही चलेंगे ना, अकेले नहीं चलने वाला। मैं क्या कह रहा हूँ, ये समय तय करेगा किसके साथ जाएंगे। अगर मैं आज आपसे कह दूं कि मेरा तो पहली प्रायोरिटी बहुजन समाज पार्टी, मैं तो चाहता हूं कि देखो दो चीजें हैं ना, एक तरफ चाचा परेशान है, वो भतीजे से कहते रहते मान जाओ, एक तरफ भतीजा परेशान है, वो बुआ से कहता रहता है मान जाओ। मैं तो ये चाहता हूं कि बुआ और भतीजे मिलकर लड़े, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की सरकार आए। क्या हुआ? वो तो हमने देखा, कोई काम नहीं करता वो फॉर्मूला, तो देखा था ना हमने, दोनों साथ भी आए थे, क्या काम किया उन्होंने? बीएसपी एसपी अगर साथ आ भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है फर्क? अब ये बीएसपी एसपी की बात नहीं चल रही ना, एएसपी बीएसपी की बात चल रही है। मैं एसपी और बीएसपी की बात कर रहा हूं। मैं तो चाहता हूं ना बहन जी प्राइम मिनिस्टर बने, हम बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर, हम पूरे देश में काम करते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से आपने कई बार डायरेक्ट तौर पे, इनडायरेक्ट तौर पे बहन जी के साथ जुड़ने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन वहां से क्या वो भाव नहीं मिल पा रहा है जो बाकी भाव आपको दे रहे हैं? वो बाकी जो तवज्जो आपको बाकी जगहों से मिल रही है, वो अटेंशन वहां से नहीं मिल रही है ना, उसकी वजह क्या? इनसिक्योर रहती है आपसे मायावती? ये तो आप उनसे पूछ के बताइएगा। पहली बात ये है ना, मैं उनकी परवाह नहीं कर रहा हूँ,
मुझे परवाह बहुजन समाज की। मैं कहीं जाता हूँ किसी जिले में तो बहुजन समाज पार्टी के नेता भी मेरे पास आते हैं, वो मुझसे कहते हैं कि भैया मिलकर लड़ना चाहिए। मैं तो वो कह रहा हूँ जो आम जनता मुझसे कहती है। कल मुझसे आम जनता ये ना कहे कि भाई आपने प्रयास नहीं किया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ बहन जी और हम मिलकर चुनाव लड़े, और मैं तो चाहता हूँ बहन जी प्राइम मिनिस्टर बने, मैं बनाने का काम करूंगा, हम सब लोग लगेंगे। चाहत को वो भांपती कहाँ है? मैं तो कह रहा आप तो चाहते रहते हैं, आप कई बार चाह चुके, बहुत आए, बारंबार चाहते हैं, मेरी तो तमन्ना सच्ची तो कहाँ पे वो इक्वेशन बन क्यों नहीं पा रही है फिर? अब ये समय बताएगा, बन सकती है ना। पहले आप देखें ना, बीएसपी समाजवादी एकजुट हुए लोकसभा में, क्या पता समय के साथ जो है आजाद समाज पार्टी बीएसपी एकजुट हो जाए। अच्छा, तो हम एक खबर ब्रेक कर सकते हैं क्या आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ जा रही है, हम दोनों साथ मिलके ये इसको कंफर्मेशन बीएसपी के लोग करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि ये हो सकता है। आप तैयार हैं? हाँ, मैं मतलब अखिलेश का विकल्प आपको पसंद नहीं है, कांग्रेस का पसंद नहीं है, ओवैसी का पसंद नहीं है, ये बाकी विकल्प आपको पसंद नहीं आ रहे हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं या जो आपसे जुड़ने की चाहत दिखा चुके हैं, लेकिन आप बीएसपी के साथ जाना चाहते हैं? मैंने कहा मेरी प्रायोरिटी वो है। अगर बीएसपी के लोग नहीं ये प्रयास करेंगे तो फिर जो दूसरा दल होगा किसी के साथ, और अगर पार्टी के लोग उनसे गठबंधन करना तो उनके साथ जाएंगे, लेकिन प्रयास करेंगे भारतीय जनता पार्टी सरकार से बेदखल। तो आप ये समझ चुके हैं ना कि बिना बीएसपी के दलित वोट की जो गोलबंदी है वो नहीं हो सकती है। मैंने क्या कहा आपसे, गोलबंदी करनी नहीं है ना, जगाना है लोगों को। क्योंकि जिस एमएलए को वो चुनते हैं वो एमएलए 5 साल बाद उन 5 साल उनसे बात ही नहीं करता है, तो जनता को तैयार करना है। और मैंने कहा राइट टू रिकॉल का समय आ गया है। अगर आपका विधायक काम नहीं करता तो उसको हटना चाहिए, दोबारा से चुनाव होना चाहिए, समय आ गया है। जो जनता से झूठे वादे करे, चाहे मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर, को हटना चाहिए। मैं इस पर एग्रीमेंट, मैं इस पर क्या नाम स्वीकार्यता देता हूँ, दूसरे दल भी दें कि राइट टू रिकॉल आए। अब ये नहीं कि आपको चुन दिया और आपकी समीक्षा होनी जरूरी है, 1 साल में आपने क्या काम किया, नहीं किया तो आपको हटाया जाए। ये थोड़ा है कि आप जो है धोखे से झूठ बोल के आ गए और फिर आप जनता के काम नहीं करते, तो जनता के काम करेगा कौन? और ये भी बुरा है ना कि जो सरकार है, सरकार को सारी पावर है, विपक्ष के लोग, जहां से विपक्ष का विधायक जीत गया वो उसके क्षेत्र में काम नहीं होगा, तो ये जनता से क्या नाराजगी हो जाती है भाई? वो जनता भी तो जो है अंतिम व्यक्ति के मुख्यमंत्री होते हैं ना आप, तो उस क्षेत्र में काम नहीं कराते। ये जो बदले की भावना की राजनीति, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं तो एक अच्छी और स्वच्छ राजनीति करना चाहता हूँ जिसमें सभी के मुद्दों की बात हो। मैं बदले की भावना से काम नहीं कर रहा हूँ। मैं एक युवा हूँ और एक युवा सोच रखता हूँ। लेकिन बीएसपी के साथ आप जाने की बात करते हैं, बीएसपी से जुड़ने की प्रायोरिटी आपकी, आपने समझाया, लेकिन आपको क्या लगता है कि बीएसपी में वो कुव्वत है कि वो विकल्प के तौर पे दिखाई दे सकती है? क्योंकि अखिलेश यादव पहले से मैदान में, और कई तरह के सर्वे बीच में होते रहे जहां दिखाई देता है कि बीजेपी की टक्कर अगर किसी से है प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी से है। बीएसपी उस रेस में है क्या? उतनी एक्टिव भी नहीं दिखाई देती। सर्वे वर्वे भरोसा नहीं करता हूँ, कई सर्वे गलत हुए हैं, कई सही भी हुए हैं। नहीं, मैंने भी अभी तत्कालिक आप देख लीजिए, आप ही ने तो कहा था ना अभी कि और पिछला रिकॉर्ड भी देखना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। एक सर्वे आया था बंगाल में, आप देख लीजिए क्या है। एक सर्वे आया था बिहार में, आप देख लीजिए क्या है। तो सर्वे हमेशा सही नहीं होते, और कौन क्या है तो समय बताएगा। जैसे आप मुझे अभी चुनाव से पहले आंक रहे हैं कि भाई आप अकेले नहीं कर, क्या पता चुनाव के बाद आपका आकलन गलत हो जाए। भाई आप जो है ना भविष्य तो नहीं देख सकते हैं, तो भविष्य मेहनत पर डिपेंड करता है। हमारे कार्यकर्ता मेहनत करें भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के, और 24 घंटे खड़े रहते हैं। मैं कल ही मध्य प्रदेश से लौटा हूँ, तो हम अपना काम करते हैं और कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि एक दिन जनता हमारे काम को समझेगी, हमें सपोर्ट करेगी। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस तरह की बाइट्स भी आई, इस तरह के रिएक्शंस भी आए कि देखिए जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं, असल में आरएसएस का एजेंट भी बताया, बीजेपी का एजेंट भी बताया, और बताया कि कहीं ना कहीं दलित वोटर्स को काटने की एक टैक्टिस है जो चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ से दिखाई देती है। जो इतना बड़ा भाव आपके लिए रखते हो, जो ऐसा परसेप्शन आपके लिए बना के रखते हो, आप उन्हीं के साथ जाना चाहते हैं? आपने लखनऊ गेस्ट हाउस सुना था? सुना था। के बावजूद भी समझौता हुआ। अच्छा, आपने तो देखा अभी जो एक नया गठबंधन बन रहा है ओम प्रकाश जी का और शिवपाल जी का, उनका क्या नाम, अखिलेश जी का, और एक वीडियो भी वायरल हो रही है, वो क्या भाषण दे रहे हैं हमसे पिछले चुनाव में जब बीजेपी के साथ थे। मैं इन सब चीजों को नहीं मानता हूँ। राजनीति जो है ना वो, पर आप तो आदर्शवाद राजनीति की बात करते हैं ना। आपने इंटरव्यू की शुरुआत में मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई जो सुनने में बहुत आदर्शवादी हैं, तो उन आदर्शों के इतर वो शख्स जिनके साथ आप मैच ही नहीं कर पाए, जो ये सोचते हो कि आप उनके साथ काम ही नहीं कर पाएंगे, आप तो बीजेपी की तरफ से काम कर रहे हैं, दिल मिलेंगे, दल तो मिल भी जाएंगे। गठबंधन की बात कर रहा हूँ। जब अपने देश को, अपने प्रदेश को बचाने की बात हो तो कभी कभी दुश्मन की मदद लेनी पड़ जाती है। आप तो उनकी बात करें जो मेरे परिवार के लोग हैं, और फिर मेरे आदर्शों की बात आप कर रहे हैं। कोई एक आदर्श मैंने आज तक तोड़ा तो आप बता दीजिए। मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं इन आदर्शों को मानता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप कौन से आदर्श मानते हैं, नेता कौन से आदर्श मानते हैं। और जो बात मैं आज कह रहा हूँ मैं इस पर टिका रहूंगा, क्योंकि ये इंटरव्यू आपके पास लंबे समय तक रहेगा। जिस दिन मैं इससे इधर उधर जाऊँ, आप मेरे पास आ जाएगा कि भाई आप तो झूठ बोलने लगे। तो मैं जिस दिन झूठ बोलने लगूंगा तो मैं खुद से आंखें नहीं मिला पाऊंगा, आपसे तो क्या मिलाऊंगा।
तो मेरे आदर्श सच्चे हैं। काशीराम साहब कहते थे तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी तो बहाने हजार होते हैं। मेरी तमन्ना सच्ची है और सच्ची तमन्ना से हम ये रास्ते भी पार करेंगे जो कठिन दिख रहे हैं अभी। तो ओवैसी साहब को आप कैसे आंकते हैं प्रदेश में? ओवैसी साहब की हैसियत कुछ आंक पा रहे हैं क्या? अब हैसियत की बात तो आप उनसे करें, वो अपनी पार्टी के नेता। आप अगर मैदान में उतरेंगे तो सारे प्रतिद्वंदी दिखाई देते हैं ना मैदान में, तो फिर हम सबको लेके एक कम से कम एक रफ स्ट्रक्चर तो तैयार करते हैं। तो ओवैसी काफी स्ट्रांग दिखाई देते हैं, उनके बयान, उनकी बातचीत, हाउस में उनकी प्रेजेंस और फिर ग्राउंड पे उनकी प्रेजेंस, वो सारी चीजें बताती हैं कि कुछ दम तो उनमें है। तो उनको लेके किसी तरह का बिहार में भी जीते हैं चुनाव, जहां से जिस क्षेत्र से वहां भी जीते हैं, जनता उनको सुनती है। कहीं मजबूरियां हो सकती है, जनता उनको वोट नहीं कर रही कई जगह, क्या पता आने वाले समय में करे भी। तो ऐसा नहीं है, अपने लोगों की हकों की लड़ाई लड़ते हैं और क्या बुराई लड़नी चाहिए। अगर मैं जाके कल बंगाल में चुनाव लड़ूंगा तो मुझे कोई कहने लग जाए ये गलत वोट काटने आ गए, मेरा समाज वहां रहता है और जब वो लोग उनकी हकों की बात नहीं कर रहे तो मुझे जाके लड़ना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश जाऊंगा तो किसी ना किसी को दिक्कत होगी, जो हमारे लोगों को वोटों को ले रहा है। राजस्थान जाऊंगा दिक्कत होगी। तो मैं अपना काम करूंगा, वो अपना काम करे, सब लोग करना चाहिए। और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो शायद हमारी जरूरत वहां ना पड़ जाए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी हैसियत रखता है और चंद्रशेखर को कोई अधिकार नहीं कि वो किसी की हैसियत को बताए कितनी है या कितनी नहीं है। ये आप ओवैसी जी से पूछो, वो अच्छा बता सकते। ठीक है। तो यूपी की राजनीति की राह में कई खिलाड़ी हैं और हर खिलाड़ी को समझने की कोशिश आज हम चंद्रशेखर आजाद से कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए प्रश्नकाल में रुक रहे हैं। अभी ढेर सारे प्रश्न और हैं जो पूछे जाने हैं, जिनका जवाब आज हम इस खास मुलाकात में ले रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। लॉन्च होने वाले चैनल को बहुत बहुत बधाई। और जहां बड़े बड़े चैनल जो सच्ची खबर नहीं दिखा रहे हैं, हमें उम्मीद है ये इस प्लेटफॉर्म पे सब सच्ची खबरें आएंगी। C10 न्यूज़ अभी नया नया चैनल शुरू हो रहा है। मुझे बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ा आनंद है, क्योंकि C10 न्यूज़ जो है ये नोएडा से मतलब यहाँ शुरू हो रहा है और ये स्पेशली द न्यूज़ चैनल है। देश भर की जो न्यूज़ है वो न्यूज़ लोगों तक पहुंचाने का जो काम है, ये काम ही चैनल के माध्यम से होने वाला है। अलग अलग समस्या भी लोगों के सामने रखने का भी काम होने वाला है और इसीलिए मैं ये C10 न्यूज़ चैनल को मैं हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। और ये चैनल एकदम लोकप्रिय हो जाएगा और इसका भविष्य बहुत अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल और प्रश्नकाल में आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर शख्सियत चंद्रशेखर आजाद रावण। चंद्रशेखर जी, आपका भी स्वागत एक बार फिर से। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। 2014 का एक ट्रेंड हमने देखा, उसमें बीएसपी की अगर हम बात करते हैं, बीएसपी को आप भी बहुत अच्छे से आंक रहे हैं, उसका जो अपना वोट बैंक है वो थोड़ा सा खिसकता जाता है। आपको क्या लगता है कि प्रदेश में आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से बीएसपी का वोट बैंक खिसक रहा है? आप जुड़ जाएंगे तो मजबूत हो जाएगा आपको लगता है, लेकिन उनका अपना जो वोट बैंक है उसको लेके कोई आकलन है क्या चंद्रशेखर जी का? नहीं, मेरा आकलन उनके विषय में कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब तो मैं अपनी पार्टी काम कर रहा। जब मैं उनके लिए काम करता था 2014 और 17 तब मैंने खूब काम किया, तब के बारे में मुझे पता है। 19 के बारे में पता है। देखिए होता क्या है ना, जनता अब समझदार हो रही है। वो कैसे कि जब वो उनके साथ परेशानी होती है, जब उनके मुद्दे होते हैं और उन पर जब काम नहीं कोई करता, तो उनको लगता है कि भाई ये आदमी अब मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, या ये आदमी मेरा वो आदमी नहीं जिस आदमी से मैं उम्मीद कर रहा था। तो मैं समझता हूँ कि माँ बाप भी बच्चों से उम्मीद करते हैं और जब बच्चे निराश कर देते तो एक निराशा तो आती है, फिर वहां एक वैक्यूम जो है वो क्रिएट होती है। फिर वहां सोचते हैं कोई और आदमी आके इसको फिल करे। ऐसा ही हुआ है और ये लगातार हुआ है। जिस मूवमेंट की बात, जिस बीएसपी को मैं जानता हूं, मैं बीएसपी का कभी विरोधी नहीं रहा। तो वो कोई आदमी जो फिल कर देगा, मायावती ये तो नहीं सोचती है कि वो चंद्रशेखर आजाद है, इसी वजह से आपके बार बार निमंत्रण देने पे भी बात नहीं बनती है? बीएसपी, मैंने कहा ना, मैं बीएसपी का विरोधी नहीं। बीएसपी एक दल है और वो मान्यवर काशीराम साहब के विचार से स्टार्ट हुआ। उससे पहले ये एक आंदोलन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने चलाया, फिर छत्रपति साहू जी महाराज ने, फिर मान्यवर काशीराम साहब ने। वो एक आंदोलन है, ये शोषित वंचित समाज का आंदोलन है। बाबा साहब ने आरपीआई के नेतृत्व नाम से चलाया, काशीराम साहब ने बीएसपी के नाम से, हम लोग आजाद समाज पार्टी के नाम चला रहे हैं। पहले हम आर थे, रिप्रेजेंटेटिव बने, फिर हम लोग बी बने यानी कि चीफ मिनिस्टर बने, अब हम लोगों ने ए बना लिया है। ए का मतलब होता है 1। तो अब हमें इस देश में प्राइम मिनिस्टर बनाना है और इस लड़ाई हम पूरे देश में लड़ रहे हैं कि पूरे देश में रहने वाले बहुजन समाज को तैयार करें और इस विचारधारा का प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि इस विचारधारा जुड़े लोगों को भी तरक्की करने के रास्ते मिले। लेकिन जिस दलित शोषित वर्ग की आप बात करते हैं,
वो अब बीएसपी की बपौती तो नहीं रहा, आप भी समझ रहे हैं, वो थोड़ा सा छिटका है और वो छिटक के बीजेपी के पास जाता हुआ दिखाई देता है। अब बीजेपी के पास जो दलित वोटर पहुंच गए हैं, उनको वापस चंद्रशेखर आजाद अपने खेमे में कैसे लाएंगे? कितनी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, बीएसपी से पहले यही वोटर कांग्रेस के साथ था। कांग्रेस से हटके ये, और कांग्रेस की जो ताकत थी ना, वो दलित और मुस्लिम थे, ब्राह्मण थे। फिर वो ब्राह्मण अपनी जगह सेट हुआ, दलित अपनी जगह सेट हुआ, जब उनके वास्तविक प्रतिनिधि आए लड़ने के लिए, मुस्लिम अपनी जगह सेट हुआ। अब मैं समझता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि दलित शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट इसलिए हुआ है कि उसको लगा कि यहाँ सुरक्षा हो सकती है। मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ। अगर आपके हिसाब से कुछ हुआ तो उसको लाने का प्रयास यही है, क्योंकि जब उनको लग रहा था कि उनकी लड़ाई नहीं कोई लड़ रहा है, इसलिए वो जा रहे थे। आज उनको पता है कि उनकी लड़ाई कोई लड़ने वाला। अभी आगरा में जो हुआ अरुण वाल्मीकि के परिवार के साथ, अब देखिए 5 दिन का समय हमने दिया था और 80% मांगे प्रशासन ने मानी, नौकरी की, आवास की, जांच की, उनके बच्चों के भविष्य की। तो पहले नहीं होता था, पहले अगर किसी दलित की हत्या करती कोई बात नहीं करता था। तो हम जाके लड़े हैं तो उनका विश्वास मजबूत हुआ। यही विश्वास आगे आने वाले कल में जब और काम करेंगे तो वो लोग ही अब दूसरे लोगों को भी तैयार करेंगे कि नहीं, चंद्रशेखर हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग खड़े हो जाइए, उनका साथ दीजिए। इसी तरह से जनता तैयार होती है। मैं तो ये नहीं मानता कोई कल अगर बच्चा पैदा हुआ, उसने 10वीं की पढ़ाई अगले साल कर ली हो, तो वो पहले बड़ा होगा, पहले का वो 10 साल का होगा तो वो 5वीं 6वीं में पहुंचेगा और एक एक क्लास करके पास करेगा। तो मैं तो इस राजनीति को सीख रहा हूँ, लेकिन मैं उस भ्रष्टाचार की राजनीति को सीखना नहीं चाहता। मेरा एम ही नहीं है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता लगा कि ये राजतंत्र है और ये धनतंत्र है। यहाँ राज करने के लिए नीतियां बनाई जाती है, चाहे वो किसी चीज पे आधारित हो, और पैसे वाला ही राजनीति कर सकता है। कल मैं मध्य प्रदेश गया, हमारे प्रत्याशी को एसडीएम ने बोला कि जब पैसे नहीं तो चुनाव क्यों लड़ रहे हो? मुझे बड़ा अटपटा लगा कि अगर पैसे वाले चुनाव लड़ेंगे तो यानी कि गरीब तो कोई राजनीति में नहीं आ सकता, और जब कोई गरीब राजनीति में आएगा तो उसकी समस्याओं को कोई अमीर सॉल्व नहीं करेगा। मैं समझता हूं आया और माँ में फर्क होता है। एक अमीर आया का रोल कर सकता है, लेकिन उसकी जो वास्तविक दिक्कत है उन पे काम नहीं कर सकता है। तो माँ होती है, और हम आजाद समाज पार्टी के माध्यम से इस समाज की वंचित वर्ग के लोगों की भाई, परिवार, माँ बनने का प्रयास कर रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए उनके दुखों का निवारण हो, उनकी तरक्की के रास्ते खुले, और आ जाएंगे। थोड़ा सा दायरा क्या बढ़ सकता है? क्योंकि बीएसपी की जब बात करते हो, बीएसपी सर्वजन की बात करती है और चंद्रशेखर सिर्फ दलितों की बात करते हैं। तो क्या ये जो चश्मा पहना हुआ है, इस चश्मे को देखने का तरीका, इससे देखने का तरीका, उसकी जो रेंज है थोड़ी एक्सपेंड करनी पड़ेगी क्या? नहीं, मेरा चश्मा उतरा हुआ है, मैं कभी दलितों की बात करता ही नहीं। आप मुझसे दलितों जुड़े सवाल कर रहे हैं, अगर आप मुस्लिम पे सवाल करते तो मैं मुस्लिम पे अपनी बात रखता, आप पिछड़े वर्ग से जुड़े लोगों पे बात करते तो मैं उन पर रखता, महिलाओं पे बात करते तो उन पर रखता। अगर आप उन एक पर्टिकुलर कास्ट पे या एक पर्टिकुलर जो है ना सब्जेक्ट पे बात करके मुझसे सवाल पूछ के कहेंगे तो ये आप धोखा कर रहे हैं अपने प्रोफेशन के साथ। मैं बहुजन समाज की बात करता हूँ, खाली दलितों की नहीं करता हूँ। तो मैंने जब सीएनपी और एनआरसी में मुसलमानों के साथ कोई खड़ा नहीं होता, मैं तब खड़ा हुआ। अब पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना के लिए, और जातिवार जनगणना सबकी हो जो 1931 के बाद नहीं हुई, हम लोग लड़ेंगे उसमें। हम बेसिकली लड़ इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को एहसास हो कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। महिलाओं के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जब महिलाओं के संग तो हम उनकी जातियां नहीं ढूंढते। तो मैं समझा मेरा चश्मा तो उतरा हुआ है, लेकिन उन लोगों का उतरना बाकी है जो बपोती समझ के बैठे हुए कि ये लोग इनको ही वोट करने वाले हैं। तो केंद्र सरकार डरती क्यों है? तो मैं दलितों की बात नहीं करता, मैं सबकी बात करता हूँ, जो वंचित वर्ग के लोग हैं सबकी बात करता हूँ। और अपर कास्ट के लोगों की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ जिस परिवर्तन को, सामाजिक परिवर्तन को हम लोग चाहते हैं, उनको ये पसंद नहीं आएगा। वो इसको रोकने का काम करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि इसको रोका जाए। बहुत दिन हो गए ना जाति के नाम का शोषण, जाति घर आधारित जो है समस्याओं को हम लोग सामना कर रहे हैं, और हम मेहनत करके कितनी बड़ी पोस्ट पे चल जाए लेकिन जाति की वजह से नीचे रहते हैं। तो मैं धर्म का भी बहिष्कार करता हूँ जो पैदा होते आदमी को चोट नीच बनाता है। तो मुझे लगता है कि अगर अपर कास्ट के लोगों को हम लोग जोड़ेंगे तो उनको इससे दिक्कत होगी, वो इसको बदलना नहीं चाहेंगे। जाति के ट्रेंड को मैं इसको बदलना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ इंसान में जातियां नहीं होती, तो मेरा अपना टेस्ट है और मैं अपने विषय पे काम कर रहा हूँ जो बाबा साहब मुझे सिखा के गए। मैं ये भी समझता हूँ कि मंदिर जाने से हमारे मुक्ति के रास्ते नहीं खुलेंगे। हम जब एजुकेशन लेंगे, हम जब एजुकेट होंगे तब हमारे रास्ते खुलेंगे। तो हम कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटियों में जाएं, संसद में जाएं, विधानसभा में जाएं, सरकार बनाए, तब हमें तरक्की करने का मौका मिलेगा जब कानून बनाने की पावर हमारे पास आएगी। तो मेरा चश्मा साफ है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जिनके चश्मे साफ नहीं उनके चश्मे भी साफ हम कर देंगे। बीच में हमने देखा आपने साइकिल यात्रा निकाली, बहुजन साइकिल यात्रा, कैसा रिस्पांस रहा उसका? उसके बाद क्या एक नई एनर्जी मिली? क्या ऐसा फीडबैक मिला जिसके जरिए चंद्रशेखर आजाद राजनीति के फलक पे आपको, अपने आप को कुछ दूसरे तरीके से समझने लगे? रिस्पांस कैसा रहा? देखिए, 2 चीजें हुई। एक साइकिल यात्रा निकाली, एक प्रदेश के 3 साइडों में। हमने उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है।
उन चारों हिस्सों में हमने 4 रैली का प्रोग्राम किया था। 3 रैली हमने की है अभी तक जो सफल। पहली हमने कानपुर संभाग में औरैया में की थी, दूसरी मेरठ में और तीसरी जौनपुर जाके पूर्वांचल में। ये बताने के लिए कि लोग जो है ना, मीडिया के लोग हमें बताते हैं कि आपका काम पश्चिमांचल में ज्यादा, लेकिन हमारी सबसे बड़ी रैली पूर्वांचल में जौनपुर में बड़ी हुई। तो मैं समझता हूँ साइकिल रैली जब हम गए तो हमारा अंतिम मकसद ये था कि जो बुनियादी मुद्दे थे उनको हम गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करें। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, तो गांव के लोगों को नहीं पता है घोटाला किसने किया और क्यों किया और उससे किसका नुकसान किया। तो हमने जा जाके गांव में बताया, जातिवार जनगणना के विषय में बताया, कोरोना काल में जो उन्होंने साहब वो बताया, एजुकेशन के विषय में बताया, रोजगार के विषय में बताया। जिस तरह से बीजेपी षड्यंत्र कर रही है उनके खिलाफ लोगों को जागरूक करा और ये भी बताया कि भाईचारा बना के रखिए, बीजेपी फिर हिंदू मुसलमान करेगी, उसमें नहीं आना है। तो हमने अपना काम किया। जनता को तैयार करना विपक्ष की जिम्मेदारी। तो हम एक मजबूत विपक्ष बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जनता जवाब देगी 2022 में। और फिर ये तीनों बड़ी रैलियां करके हमने ये बताया कि सिर्फ हम पश्चिमांचल की पार्टी नहीं है, हमारे पास जो कैडर है वो पूरे प्रदेश में है और देश में हमारे पास कैडर है। अब हम लखनऊ में अगले महीने में एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं जिसका मुख्य मकसद है जातिवार जनगणना और ईवीएम के खिलाफ। मैं समझता हूँ ईवीएम में कोई षड्यंत्र करके वोटों की चोरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है चंद्रशेखर जी, प्रश्नकाल में मेरे पास समय थोड़ा कम है, लेकिन अब चलते चलते मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूँ। सारी नब्ज आप टटोल रहे हैं, थोड़ी सी नब्ज हम भी टटोले, हमारे व्यूवर्स थोड़ा सा समझें। आपको कुछ नाम अगर आपके जहन में आते हैं, अगर मैं एक नाम आपसे पूछूं, एक नाम, उसको लेके आपके जहन में कौन सी वो एक लाइन आती है, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे? नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ बोलने के मूड में नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप आजाद समाज पार्टी के बारे में सुने तो आजाद है एक गुलामी। मायावती को सोचते तो फिर क्या ख्याल आता? मैंने बताया ना, मैं किसी के बारे में क्यों बोलूं? परहेज क्यों, ऐसा ऐसी चुप्पी क्यों? वो चुप्पी नहीं है। मैंने तो राहुल जी के विषय में मना कर दिया और बहन जी के विषय में मैंने तो बता देना, मैं किसी के विषय में नहीं बोलने वाला हूँ। ये आप उनके विषय उनसे पूछें और ये प्रदेश की जनता से पूछें। उनको बदला गया है, बेसिकली वो सत्ता में नहीं। जिन तीनों लोगों के नाम आपने लिए वो सत्ता में नहीं, उनको बदला गया, यानी कि जनता ने उनको ना पसंद किया है। अब जनता किसे पसंद करेगी 2022 में उत्तर प्रदेश जनता तय करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला, चर्चा में शामिल हुए। तो ये थे चंद्रशेखर आजाद, जिनकी बेबाकी का अंदाजा आपने इस खास साक्षात्कार से लगाया होगा और आने वाले समय के लिए, यूपी में होने वाले चुनाव के लिए ढेर सारी कोशिशों के साथ चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। अब उनकी ये कोशिशें कितना रंग लाएंगी और वाकई लोगों के मन मस्तिष्क में क्या बदलाव की लहर वोटों में तब्दील होगी उनके लिए, और किधर जाएंगे चंद्रशेखर आजाद, सबकी नजर इस पर भी रहेगी। प्रश्नकाल में आज बस इतना ही। नमस्कार।